जम्मू कश्मीर की सियासत में रोज़ कुछ नया सुनने को मिलता है। कल सुनने को ये मिला कि वज़ीर जम्मू कश्मीर के एक्स वज़ीर ख़जाना, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम राथर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले हैं। एक फ़ोन लगाया, उनसे पूछा कि इसमें सदाकत कितनी है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं बॉम्बे में हूँ, अपने इलाज मालजे के लिए आया हूँ, मैं नहीं जानता ये अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही हैं। उनने यहाँ तक कहा 2009 में मुझे तो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, तब भी एक अफवाह उड़ी थी और आज भी एक अफवाह उड़ी है, इसमें कोई सदाकत नहीं। लेकिन ऐसा ही कुछ इससे कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने कहा। लगातार हम उनसे पूछते रहे कि क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बरमला ये बात कही कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सोल्जर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर नजर आए, जहां पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इतना बड़ा सियासी बदलाव जो जम्मू कश्मीर में आ रहा है, ये सियासी बदलाव क्या दर्शाता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जफर चौधरी। जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। जफर साहब मुझे ये बताइएगा कि अब्दुल रहीम राथर को लेकर अफवाह उठती है कि राथर साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पार्टी भी बता दी जाती है कि किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, और उसके अलावा भी खबरें ये आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े कद्दावर लीडर जो हैं पार्टी छोड़कर या तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जाएंगे या अपनी पार्टी में जाएंगे। इस सियासी बदलाव को आप कैसे देखते मनी थैंक्स फॉर कमिंग जुनैद। मैं तो आपको बड़ा एक वाइब्रेंट और बहुत डायनामिक थॉटफुल जर्नलिस्ट समझता हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा नाइव और बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में कौन सी पॉलिटिक्स होती है या कौन सा पॉलिटिकल जो बदलाव या आप बता रहे हैं ऐसा हो सकता है। ये तो एक यूनियन टेरिटरी है। पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस होता है कि आप लेजिस्लेचर है या आप एस्पायर करते हैं लेजिस्लेचर में जाने की। स्पेस की बात है, एक पार्टी है दूसरी के साथ स्ट्रगल कर रही है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो पॉलिटिक्स तो वहाँ पे होती है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस जो हैं वो चल रहे होते हैं। यहाँ पे तो ना लेजिस्लेचर है ना कोई इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, वो इस वक्त चल रहा है पिछले 3 साढ़े 3 साल से लगभग। तो ये जो हो रहा है छोटा मोटा, ये यहाँ पे मुझे लगता है कि एक तो लोगों की फ्रस्ट्रेशंस हैं जो, क्योंकि बैठे हुए हैं, कोई सिस्टम चल नहीं रहा। आप रूलिंग सिस्टम में होते हैं, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप उनको डिसलॉज करके अपोजिशन से रूलिंग में आना चाहते हैं, आप लोगों के इश्यूज की पैरवी करते हैं, आप जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में लोग गए हुए होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सीख करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेसेस होते हैं पॉलिटिक्स के। तो उनके सेंटर में जो सेंट्रलिटी होती है किसी भी प्रोसेस में, वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मिसिंग है, वो प्रोसेस उस तरह से हो नहीं रहा है। तो जिस तरह से मैं देखता हूँ, कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ से वहाँ जा रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशंस हैं। और ज़्यादातर जो ये फ्रस्ट्रेशंस हैं, और ये जब फ्रस्ट्रेशन के ऊपर कोई एक्शन होता है, एक तो होता है कि आप पता नहीं घर के अंदर बैठे बैठे कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनका तो कोई सेंसस है नहीं है हमारे पास। हम तो वही देखते हैं जिसका कोई एक्शन होता है, जिसकी कोई एक्टिविटी होती है, यहाँ से वहाँ पे जाता है। तो एक्टिविटी आप जितनी भी नोट करते हैं वो मुझे लगता है कि सारी एक्सटर्नली इंस्पायर्ड कोई ट्रिगर होता है, एक्सटर्नली इंस्पायर्ड या एक्सटर्नली इनकरेज्ड कोई चीज़ होती है जिससे लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। अदरवाइज विद इन जम्मू एंड कश्मीर तो ऐसी कोई चीज़ हो नहीं रही है जो नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल कॉज किसी को प्रोवाइड करे एक्शन के लिए, आप सियासी अपनी जमात बदलें या कोई बड़ी आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। तो यही फ्रस्ट्रेशन के अलामतें हैं सारी, और कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा ये फ्रस्ट्रेशन की अलामतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े ज़ोर शोर के साथ ये बात कही जा रही है कि एक नए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तलाश की जा रही है, और वो नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव या तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस होगा या वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी होगा। ये दो नए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स की बात की जा रही है। और देखने को ये भी मिल रहा है कि वो तमाम लोग जिनके खिलाफ कोई ना कोई फर्द जुर्म आयद हुई है, कहीं पर कोई एफआईआर लगी है, कोई कुछ हुआ है, वो लोग या तो अपनी पार्टी में घुस रहे हैं या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट मिसाल जो है जम्मू कश्मीर के एक्स चेयरमैन परवेज़ अहमद की है कि वो जेल हैं, जेल से बाहर आते हैं और अब वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। तो आपसे जफर साहब ये समझना चाहूँगा कि क्या ये सियासी बदलाव जम्मू कश्मीर के आने वाले मुस्तकबिल के लिए सही है? क्या इससे वो देरपा अमन जम्मू कश्मीर में आएगा जिस अमन की तलाश में ये सारी सियासत हो रही है? देखो, एक जो पिछले 2 साल से खासकर से जो एक चीज़ चल रही है 5 अगस्त 2019 से, जिसमें जो हमारी मुल्क की जो लीडरशिप है
और जो खासा जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल ओपिनियन है वो ये कहती है कि जो जम्मू कश्मीर है वो पूरी तरह से इमोशनली कॉन्स्टिट्यूशनली इंटीग्रेटेड नहीं था इंडियन यूनियन के साथ, तो उसके बाद हमने इकदामात लिए जिससे हम ज़्यादा इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है, दरअसल हो क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड था ऑलरेडी। कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं था इंडिया का। राइट फ्रॉम अक्टूबर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोई किसी किस्म की कोई शक शुबात नहीं है। जिन लोगों को शक थे वो आइसोलेटेड होते रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये जो फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए टाइम आ गया है। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, इनके लिए टाइम आ गया कि ये ख़त्म हो जाने चाहिए और जम्मू कश्मीर को वैसे ट्रीट किया जाना चाहिए एज ए नॉर्मल स्टेट, एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, एज इंडियन फेडरेशन। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, खास करके जिस तरह से उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है और गुजरात है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए और जो नेचुरल कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे अलो होना चाहिए। आज ये अल्टरनेटिव बन रहा है, कल वो अल्टरनेटिव बन रहा है। भाई अल्टरनेटिव या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो तो प्रोसेसेस के साथ जो है वो बनते हैं, कोई नेचुरल प्रोसेसेस, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं यहाँ पे चल रही है। आप बात कर रहे हैं अपनी पार्टी की और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, वो होती है ना जैसे एक मतलब एक संडे विंडो शॉपिंग, वो उस तरह से होता है कि भाई आप द ओनली एक्टिविटी यू सी ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज जिनको पेश किया जाता है एज द फेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स, न्यू पॉलिटिकल अल्टरनेटिव एटसेट्रा। उसमें क्या होता है कि संडे के संडे एक नया आदमी आता है, ज्वाइन करता है और फिर हफ्ता भर जो है बीच में कोई एक्टिविटी नहीं है, किसी मामले के ऊपर ट्वीट के अलावा और कोई चीज़ होती नहीं है। आप लोगों के बीच जाएं, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस करें। आप जो नए इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे बने हुए जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अफादियत तो है ना, कम से कम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, आप उसमें जाएं, उसमें जाकर लोगों के साथ एंगेज करें, देखें उसको लगातार। वैसे इंस्टीट्यूशंस को जो लगातार है वो उनको वो एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि ये टेम्परेरी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जो असली इंस्टीट्यूशन है वो बाद में आएगा, लेजिस्लेचर आएगा। तो उस लेजिस्लेचर की तैयारी के लिए आप क्या करते हैं, हर संडे किसी नए आदमी को आप भर्ती करते रहते हैं। तो उस तरह से तो कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होती। पीपल शुड थिंक रियल, उनकी जो सियासत में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो उनको डिलीवर करनी चाहिए। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई केस दर्ज है या ऐसा चीज़ जो है ये देखी जा रही है, ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि इंप्रेशन इस तरह का क्रिएट होता है कि समबडी इज फेसिंग समथिंग। आज तो मेरे ख्याल से पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर हर तीसरा आदमी कुछ ना कुछ तो फेस कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो फेस कर ही रहा है। तो जो लोग ज़्यादातर जो अपने आप को लेकर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि यार मुझे कुछ हो ना जाए, तो वो एक पार्टी या दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। वो पार्टियों को लीगल कवर थोड़ा प्रोवाइड करती हैं या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थोड़ी है कि आप कोई भी क्राइम करके आए तो आप यहाँ पे आकर बैठ जाएं। ये तो एक गलत एक प्रेसिडेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा, बताया जा रहा है कि शायद ये पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से एक र्यूमर चल रहा था कि राठौर साहब का तो नहीं बने, लेकिन जो उनके बेटे हैं हिलाल राठौर, जो उनको बिजनेसेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको ही हैड टू गो थ्रो फेस एक्शन, एंटी करप्शन में बहुत सारा उनको देखना पड़ा, जो उनको फाइनेंसिस का, लोन्स का वगैरह था। अगर उसके चलते वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी या रिन्यूड पॉलिटिकल पार्टी किसी में वो चले जाते हैं, तो एक इंप्रेशन तो जाहिर सी बात है जाता है, जो मेरे या आपके दिमाग से उस इंप्रेशन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है कि शायद या तो पार्टी इस किस्म की कमिटमेंट दे रही थी या इनको ऐसा इंप्रेशन है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस जमात में चला जाता हूं तो मेरे लिए थोड़ी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, मुझे थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी। होता है पहले भी, एक तो एक कहावत भी है ना कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। तो वो तो एक कहावत है, मैं किसी पर्टिकुलर उसमें रेफरेंस में नहीं मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन ऐसा लोग समझते हैं, पर दिस इज नॉट ए नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस। लेकिन जैसे मैंने आपको पूछा, क्या ये देरपा अमन के लिए सही इक़दामात हैं? जब तक एक नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होगा तब तक एक लास्टिंग पीस के लिए ये चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। जो नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस है वो इस तरह से होगा कि जो इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बना हुआ है कि आप जोर भी नहीं दे सकते, आप एजिटेट भी नहीं कर सकते, आप एडिटोरियलाइज भी नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाएं, या आप अक्यूज भी नहीं कर सकते सेंटर को कि आपने इलेक्शंस को डिले करके क्यों रखा हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो चल रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपना काम कर रहा है इस वक्त। जब तक डिलिमिटेशन का रिपोर्ट नहीं आती तब तक इलेक्शन की डेट जो है वो तय नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये है कि हमें इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन शुड बी अ लिटिल मोर कम्युनिकेटिव एज द कमीशंस हैव बीन इन द पास्ट।
कमीशन को कम्युनिकेटिव होना चाहिए, कमीशन का एक कम्युनिकेशन का ऑफिस होना चाहिए, ताकि वो लोगों को थोड़ा उनका एतमाद दे सके, उनको वो कॉन्फिडेंस दे सके कि हमारा प्रोसेस, जिसकी मियाद 1 साल जो मार्च 2021 में ख़त्म हो चुकी हुई है, उसके बाद उनकी एक्सटेंडेड टर्म है मार्च 2022 तक। मार्च 2022 में कुछ ही महीने रह गए हैं। आज तक किसी को इस बात का कोई पता नहीं है कि क्या कमीशन मार्च से पहले रिपोर्ट देने वाला है या मार्च में एक और एक्सटेंशन सीक करने वाला है, या ऐसा क्या करने वाला है। अगर कमीशन ये बताए तो लोगों के जहन में एक रोड मैप होगा कि फलां वक्त के ऊपर कमीशन का रिपोर्ट आएगा, ड्राफ्ट रिपोर्ट आएगा, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जाएंगे, फिर 60 डेज के बाद या 30 डेज के बाद फाइनल रिपोर्ट आएगा, एंड देन वी कैन प्रोबेबली उसके बाद हम जो है प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर सकते हैं मरकजी सरकार के ऊपर। इलेक्शन कमीशन को जो है वो भेज सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं कि अब टाइम है, लोग ईगर हैं और लोग चाहते हैं कि अब इंतखाबात जो है वो हो जाने चाहिए। तो लिहाजा कमीशन की तरफ से एक टाइमलाइन जो है वो आना चाहिए। दैट विल बी द नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस। जो ये आप कह रहे हैं कि क्या ये एक लास्टिंग पीस के लिए ये चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, ये कतई नहीं कर सकती। आपका डिलिमिटेशन का रिपोर्ट आएगा, जब जैसा डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिक में आएगा, उसके ऊपर जो लोगों के रिएक्शन होंगे, दैट विल बी द फर्स्ट नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस, उसकी जो शुरुआत होगी। उसके बाद इलेक्शन होगा, वो एक नेचुरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल प्रोसेस होगा। वो कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उसकी एक लेजिटिमेसी होगी, वो कंट्रीब्यूट करेगा इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस। जफर साहब, देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और कई नाम हम सुन रहे हैं कि शायद वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हो, और क्या आपको ये लगता है कि किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में अगर हिज़्ब इख्तलाफ कमज़ोर हो जाए, उसके कमज़ोर होने से जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगी या वो कमज़ोर होगी? और आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात रही होंगी कि देवेंद्र सिंह राणा जैसा इतना बड़ा कद्दावर शख्सियत, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतना लंबा वक्त दिया, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 22 साल एक रिश्ते को मैंने संजोया, सींचा संजोया, और 22 साल के बाद वो रिश्ता मुझे छोड़कर चला गया, और मैंने पार्टी में इनके खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई, उन सारी साजिशों का मुकाबला मैंने किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी पार्टी सही कह रही थी। आपका इस पर अपना ख्याल? देखिए, ऐसा है कि जो एक जम्मू कश्मीर के साइज़ की रियासत, जिसमें 100-125 करोड़, 101 करोड़ 25-30 लाख की पॉपुलेशन हो, जिसमें एक लेजिस्लेचर कभी रहा करती थी जिसकी 87 सीटें थी, और अब जब होगी तो उसकी 90 होंगी। इस साइज़ की रियासत के अंदर कुल मिला के कोई 250-300 पॉलिटिशियन टोटल होते हैं। आप भी अगर एक लिस्ट बनाएंगे तो 250-300 के ऊपर आपकी ख़त्म हो जाएगी बात। 250-300 पॉलिटिशियन टोटल होते हैं। इनमें से सिर्फ 5-7 लोग ऐसे होते हैं जो एक स्टेट या रीजनल लेवल के ऊपर जिनका एक इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। बाकी जिस तरह से जो हमारी पॉलिटिक्स टेलर्ड है, उसमें जो स्टार्टिंग से आप देखेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर कोई हैसियत नहीं होती है। आप मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएं, कुछ भी बड़े आप बन जाएं, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका इम्पैक्ट होता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपने देखा होगा कि 2 दिन सेक्रेटरीट में, 3 दिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि ताकि आप अगला इलेक्शन दोबारा जीत, उधर ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रहते थे, उधर ही से फ़ोन पे बोलेंगे। तो वो जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो तो ज़्यादा उधर ही रहते हैं, क्योंकि वो उस तरह से 4-5 लोग वो होते हैं जो स्टेट वाइड जिनका इम्पैक्ट होता है। 10 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 250-300 जो हैं वो टोटल पॉलिटिशियन होंगे। बाकी सियासी वर्कर हैं। मैं और आप भी जो है पॉलिटिकल थिंकिंग रखते हैं। सियासी तो बुनियादी तौर के ऊपर हर एक है ही है, लेकिन जो कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर हैं उनका नंबर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन जो हैं वो 250-300। इन 250-300 में से पिछले 3 साल में, यानी जब आखिरी गवर्नमेंट गिरी थी जून 2018 में, तब से लेकर आज तक 150 के करीब जो है वो अपनी पार्टियां बदल चुके हुए हैं। ठीक है, 150 के करीब पार्टियां बदल चुके हैं। वो मैंने कहा कि आप अगर लंबे वक्त तक हिंदुस्तान के एक ऐसे इंटीग्रल पार्ट को उस चीज से डिप्राइव करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनली कमिटेड है हिंदुस्तान की बाकी सारी रियासतों के साथ, तो यहाँ के जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो यूनिक बन जाएंगे। आपको पॉलिटिक्स में सर्वाइव भी करना है, या तो आप रूलिंग पार्टी में होते हैं या आप अपोजिशन में होते हैं। रूलिंग पार्टी में होते हैं तो आपके पास एक पावर होती है, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपके पास पीपल्स पावर होती है, तो तब भी जो है आपको किसी किस्म की खास जो है वो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये 2 सिस्टम होते हैं। जब आप एक ऐसे पॉलिटिकल वैक्यूम में हैं
तो तब तो कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जो आपके इंटायरली अपने कंट्रोल में नहीं होती, तो लिहाजा वो उसको ज़्यादातर उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि ये तब्दीलियां क्यों हो रही हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका जो देवेंद्र सिंह राणा साहब का, कि वो तो जब हफ्ते भर से ये बातें चल रही थी, रूमर चल रहे थे, तो मैं उन लोगों में से था जिसको ये यकीन नहीं था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर जो है किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। उसके बड़े सज्जन आदमी हैं, हम सबके दोस्त हैं, करिज्मेटिक भी हैं, मैं तो उनकी बड़ी, मैंने लिखा भी बोला भी उनके लिए बड़ा, लेकिन मैं उन लोगों में से था कि जो ये जिसको यकीन नहीं हो सकता था कि वो किसी दूसरी पार्टी में, उसकी एक बड़ी वजह है। लोग बीजेपी में जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, हमारे लिए सारी पार्टियां समान हैं, देयर इज नथिंग कि आप इस पार्टी में क्यों हैं, उसमें क्यों नहीं है। आप किसी भी पार्टी में जाएं, आप रहेंगे देवेंद्र सिंह राणा ही, ठीक है। हमारे लिए तो मिस्टर देवेंद्र सिंह राणा ही रहेंगे ना, जहां पे भी वो जाएंगे। तो बल्कि बेहतरी हो जाएगी कि आपको बीजेपी के अंदर भी एक इस किस्म का मिलनसार इखलाकी आदमी जो है वो होगा। मुझे यकीन इसलिए नहीं हो रहा था कि पॉलिटिकली बड़े कॉम्पिटेंट हैं, डायनामिक हैं, लेकिन बुनियादी बात जो है, जो स्ट्रेंथ देवेंद्र सिंह राणा पॉलिटिक्स के अंदर ड्रॉ जो इन्होंने की है, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंडशिप विद उमर अब्दुल्ला। ठीक है, कि जो सारी स्ट्रेंथ है वो उमर अब्दुल्ला के साथ जो पर्सनल फ्रेंडशिप है वहां से उन्होंने ड्रॉ की। उस एक्सेस का एडवांटेज लेकर उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करके उसको उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए दयानतदारी के साथ जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन जो बुनियादी स्ट्रेंथ है वो उन्होंने उमर अब्दुल्ला से ड्रॉ की, क्योंकि देवेंद्र राणा साहब से पीछे भी बहुत सारे सीनियर लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, उनका इतना राइज है वो नहीं हुआ। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, ये बात है कि इन्होंने एक बात कही है अपने ये छोड़कर जाने के, कि भी कोई जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते हैं। मैंने उसका डॉक्यूमेंट आज तक नहीं, मैंने कभी कोशिश की है कि पता चले कि है कोई उसका चार्टर है, कोई चीज़ें हैं उसमें जो लिखी हुई हैं। तो वो एक चिट्ठी है जो देखी मैंने, उसमें ये है कि भी बात करते हैं जम्मू के बारे में। तो जम्मू के बारे में तो बात बड़ी ज़रूरी करनी चाहिए, मैं तो हमेशा कमिटेड हूँ कि जम्मू के बारे में बात, बल्कि मैं तो आर्टिकुलेट करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं कि जो जम्मू का जो जो रिकग्नाइज जब तक नहीं होगी पॉलिटिकल पर्सनालिटी, तो तब तक तो जम्मू में रहेगा थोड़ा सारी नाराज़गी इसी तरह से। वो बात ठीक है, वो डिक्लेरेशन अभी हमने देखी नहीं है। एक चीज़ है कि जो वो कहते हैं कि जम्मू के कॉज के लिए उन्होंने ये छोड़ा तो बीजेपी में गए, उससे क्या मतलब, क्या पता चलता है आपको कि जो जम्मू के लिए जो चीज़ें करना चाहते थे वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुमकिन नहीं थी। यही कहना चाहते हैं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी है। इससे दो चीजें पता चलती हैं, या कि बीजेपी इज नॉट डूइंग इनफ फॉर जम्मू, जब बीजेपी का प्रिंसिपल है ही, कमिटमेंट ही यही है कि हम तो जम्मू के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। नंबर वन ये है कि बीजेपी इज नॉट डूइंग इनफ फॉर जम्मू, सो बीजेपी नीड्स मोर कॉम्पिटेंट पीपल के जम्मू के कॉज को जो है परसू किया जा सके। एक चीज ये है। तो बुनियादी ये है कि भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो में रहते हुए वो जम्मू के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसमें थोड़ा सारा मुझे जो रिजर्वेशन है वो ये है कि वो बीजेपी में जाएं, वो देवेंद्र सिंह राणा ही रहेंगे, वो ठीक सारी बात वैसे ही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कद देवेंद्र सिंह राणा का था, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो सियासी तारीख है पिछले 70-72 साल की, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो नंबर 2 है वो इतना एम्पावर्ड कभी नहीं रहा जितने पिछले 15 साल में देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में एम्पावर्ड थे। कोई एक हिस्ट्री आप मुझे बता दें कि मतलब सरदार पटेल नेहरू के साथ इतने एम्पावर्ड नहीं थे, अडवाणी वाजपेयी के साथ इतने एम्पावर्ड नहीं थे, अमित शाह मोदी के साथ इतने एम्पावर्ड नहीं हो सकते जितने देवेंद्र राणा उमर अब्दुल्ला के साथ एम्पावर्ड थे। देवेंद्र राणा वाज द गेट वे टू द हार्ट एंड माइंड ऑफ उमर अब्दुल्ला। ये जम्मू कश्मीर पूरा जो है इस बात को जानता है। फिर उनके होते हुए उन्होंने उस एक्सेस को, उस जो ट्रस्ट को, उस क्रेडिबिलिटी को, उस रिलेशनशिप को जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए इस्तेमाल अगर तब नहीं हो पाया, तो बीजेपी तो एक डिफरेंट किस्म की पार्टी है। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें कोई भी फैसले होते हैं, मान लो इनमें आपने जम्मू डिक्लेरेशन का ही कोई फैसला करना है, इसके अप्रूवल जो है वो बड़े दूर से आते हैं, बहुत दूर से। आपको एक एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है पार्टी के अंदर, आपको दूर तक उसकी सारी कहानी जो है वो बतानी पड़ती है, तब जाकर उसका अप्रूवल आता है, तो फिर उसके बाद आपका काम आता है। तो आई डोंट नो कि वो जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बीजेपी के अंदर क्या उनको उतनी ऑटोनॉमी, क्या उनको उतनी फ्रीडम
कुछ भी वो करना नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो ही वाज ऑल इन ऑल, मतलब खास करके वो 6 साल जब वो उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, आई डोंट नो अगर इसके ऊपर किसी को कोई डाउट हो तो डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर जो है वो देवेंद्र भाई वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। फाइनेंस मिनिस्टर इतने पावरफुल नहीं थे, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उनके साथ थे कांग्रेस के, वो इतने पावरफुल नहीं थे, तो वो ही वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन उस वक्त में। तो तब ये सारे जब आप पावर में होते हैं, जब आपके पास कंट्रोल होता है, सारा सिस्टम होता है, लोग आपके पीछे चलते हैं, वो होती है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, उसको इस्तेमाल करके जो आपके दिल के नज़दीक जो कॉज है, खास करके जम्मू का कॉज है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आई डोंट नो कि इस वक्त वो कितना जो है वो जो उसकी यूजफुलनेस है, या जम्मू का कॉज जो है वो बीजेपी के अंदर या ऑलरेडी बीजेपी में कौन सी चीज़ ऐसी नहीं हो पा रही थी जो अब की जाएगी, तो इसको आगे देखते हैं। जफर साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती को लेकर एक बात बतौर सहाफ़ी कहे बगैर रहा नहीं जा सकता कि पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो क्रम्बल्ड है। बड़े पार्टी के लीडर जो हैं अपनी पार्टी दाएं बाएं चले गए हैं, लेकिन अभी भी लीडर के अंदर वही एनर्जी है, वही उसी तरीके से वो चारों तरफ घूम रही हैं, बदरवाह किश्तवाड़, छोटे छोटे वर्कर्स के साथ। कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यंग लीडर सारे के सारे हैं, नए नौजवान लड़के हैं, लेकिन उसी एनर्जी के साथ अभी भी वो भाग दौड़ कर रही हैं। तो आपसे एक सियासी तज्जिया निगार के तौर पर आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या इसका कोई फ़ायदा उन्हें सियासी तौर पर होगा, या ये सिर्फ भाग दौड़ है? देखो, जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो दो तरीके के साथ ऑपरेट करती है। दो जो हैं क्रिटिकल एलिमेंट हैं यहाँ की सियासत के। ये महबूबा वाली बात करके उसके बाद हम जम्मू के ऊपर फिर से आ जाएंगे थोड़ा। दो क्रिटिकल एलिमेंट हैं। एक तो ये है कि 60-70 साल से जो यहाँ की पॉलिटिक्स है वो एक सेपरेटिस्ट एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट की है, ठीक है। और कश्मीर उसका जो नैरेटिव वो तय करता है, क्योंकि वो जो एक हिस्टोरिकल चीज़ है, आप जब टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं सारी चीज़, तो वो एक कन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल जो है वो जहनों में रहता है, तो कश्मीर उसका नैरेटिव तय करता है। फिर उसके अगेंस्ट एक बात चलती है। तो दो चीज़ें होती हैं कि एक सेपरेटिस्ट एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स ऑपरेट करती है, आप उसके जवाब में अपनी एक्टिविटी सारी गियर करते हैं। फिर दूसरा आप देखते हैं कि जब आप उस सेपरेटिव नैरेटिव को आप जब काउंटर करते हैं, काउंटर करने के लिए आपको भी एक स्ट्रांग बैकिंग चाहिए होती है। वो बैकिंग जो है आप दिल्ली में जाकर सेल करते हैं, वो कहते हैं कि लुक, वी आर द वन जो हम डिफेंड कर सकते हैं हिंदुस्तान को, कहाँ, कश्मीर में। तो वो चीज़ आप वहाँ से हासिल करते हैं। सो एक आपके जहन में वो सेपरेटिस्ट चीज़, और दूसरी जो है कि दिल्ली के साथ आपके ताल्लुकात, दिल्ली से आपकी बैकिंग, आपकी एम्पावरमेंट जो है वो किस हद तक हो सकती है, उसके अंदर सारी पॉलिटिक्स यहाँ पे ऑपरेट करती है। यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल इस वक्त पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके जहन में दो बड़ी चीज़ें हैं कि ऐसा क्या है उनके पास जिनको वो अभी भी किसी तरीके से बचा बचा के थोड़ा प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, और ऐसा वो क्या करें कि उनको कुछ बेहतर डील आगे से और भी मिल सकती हो। समझ रहे हैं आप बात को? महबूबा मुफ्ती अब उस स्टेज के ऊपर पहुंच गई है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहा हुआ, और जिसको पता कि मुझे मिलने वाला कुछ है नहीं है, तो इसलिए वो बेबाकी के साथ सियासत कर रही है। बाकी तो सारे लोग जो हैं वो कर रहे हैं कि यार ये जब दिल्ली में पढ़ा जाएगा तो पता नहीं इसके बारे में क्या होगा, मैं ये तकरीर करूंगा, उसके बारे में वो सोचेंगे पता नहीं ये क्या तकरीर कर दी है, हो सकता है मेरे बारे में कुछ अच्छे ख्यालात कहीं पे चल रहे हो, मैंने ये तकरीर कर दी तो नाराज़ हो जाएंगे, इससे कौन नाराज़ होगा, या मैं ऐसी तकरीर करूंगा जिससे कोई खुश हो जाएगा, या ऐसी बात करके हम करें। तो इसलिए बाकी जो है वो किसी को क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो नहीं है। महबूबा आप उस बेबाकी की हद तक जो है वो पार कर चुकी हैं कि जहां पे वो आराम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर अब वो सियासत कर पा रही हैं। तो यही और डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सियासत पिछले 2.5 साल में बिल्कुल बदल गई है। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कोई ऐसा बयान जो है सुनने को नहीं मिलता जो बयान यकदम खबर बनता और हंगामा मच जाता चारों तरफ कि डॉक्टर साहब ने ये बात कह दी है। आप सियासी तौर पर क्या देखते हैं कि अगर इंतखाबात मान लीजिए कल हो जाएं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का वाकई सफाया हो जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नज़र ही नहीं आएगी, या एक ताकतवर अल्टरनेटिव के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के दिन भी एग्जिस्ट करती है, करती रहेगी, और आने वाले वक्त में वो एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर में हो सकती है? आपसे समझना चाहिए। आई थिंक दिस विल बी वेरी नाइव टू प्रिडिक्ट एट दिस पॉइंट कि क्या पॉसिबिलिटी जो है वो अराइज होगी, क्योंकि अभी से लेकर इलेक्शन तक
क्या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे उसका अंदाज़ा नहीं है, और आप असेसमेंट इन चीज़ों की करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डाटा। आज इस वक्त आपके पास एक जो है वो एक डार्क सी सिचुएशन है, डाटा आपके पास अवेलेबल है नहीं है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से जो पैटर्न है, बड़ी बात तो ये होती है, आप पूछते हैं कि अगर आज इलेक्शन होते हैं, तो आज तो इलेक्शन होते नहीं है। इलेक्शन तो होंगे अपने टाइम के ऊपर, अपने टाइम के ऊपर जो होंगे उस वक्त के डायनामिक्स क्या होंगे वो तो तभी जाके पता चलेगा। उसके मतलब महीना भर पहले या 2 महीना पहले आप एक असेसमेंट, ब्रॉड असेसमेंट करते हैं। इलेक्शन का जो सारी चीज़ तय होती है वो 15 दिन के अंदर होती है, लेकिन ब्रॉड असेसमेंट आप 1.5-2 महीना पहले आप कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि एक ऐसा एक जो माहौल है वो बना हुआ है कि कोई भी पार्टी जो है, कोई पार्टी है उसकी ज़ाती पोजीशन ना हो कि वो 15-20 से ज़्यादा सीटें ले सके, या कोई पार्टी है उसके इर्द गिर्द माहौल ऐसा हो कि वो 10-15 से ज़्यादा जा ही ना सके। तो लिहाजा आई डोंट सी कि किसी भी पार्टी की आपको इतनी एक ओवरवेलमिंग पोजीशन जो है वो नज़र आए, इंक्लूडिंग बीजेपी। किसी की इतनी आपको ओवरवेलमिंग पोजीशन नज़र आए कि भाई दिस इज़ द पार्टी, ये आप जाकर आगे एक स्टेबल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी, ऐसा लगता नहीं मुझे। जफर साहब, बिल्कुल आखिर में देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में तो जा चुके हैं, पार्टी के स्ट्रक्चर से आप वाकिफ़ हैं और तमाम लीडरान से भी आप वाकिफ़ हैं, और आप ये भी जानते हैं कि पार्टी के अंदर पोल पोजीशन किसकी है, कौन कहाँ क्या किस जगह खड़ा है। क्या देवेंद्र सिंह राणा के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से जो कहा जा रहा है कि हड़कंप मच जाएगा, वो कल चीफ मिनिस्टर का चेहरा हो सकते हैं, और भी कई सारी बातें करी जा रही हैं, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद, क्या जैसे बीजेपी में यूजुअली होता है कि आप पार्टी में गए तो पार्टी डिसिप्लिन के हिसाब से फिर आपको चलना है, या आपको लगता है कि इनके जाने से अंदर पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो सकता है? आपके सवाल का इस्तेमाल करके मैं 2-3 चीज़ें और भी एक्सप्लेन करता हूं जो जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जब से देवेंद्र राणा गए हैं बीजेपी में, तब से जम्मू के इर्द गिर्द बहुत सारी चर्चा हो रही है। आपने भी बेशुमार लोगों के साथ बात की तो करते हैं, तो मेरी भी 2-3 चीज़ें हैं जहन में, वो मैं बताता हूँ। मैं पहली बात तो ये है कि अगर आप पूछें तो देवेंद्र सिंह राणा जो हैं वो एक चीफ मिनिस्टेरियल मटेरियल ज़रूर है, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टेरियल मटेरियल। जिस स्कूल में उनकी कंडीशनिंग हुई है, जिस पॉलिटिकल प्रोसेस में वो 20 साल में रहे हैं, उनकी एक कनेक्टिविटी जो है वो अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर है। मतलब वो अगर वो करनाल में आप चले जाएंगे, कुपवारा में चले जाएंगे, 5-7-10 ऐसे घर ज़रूर होंगे जिनको वो बाई नेम जानते होंगे कि ये वली मोहम्मद का घर है, ये उसका घर है, ये उसका घर है। ऐसा उसका एक जो कनेक्टिविटी है वो है। मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना आपको सारी, तो एक चीफ मिनिस्टेरियल जो मटेरियल है वो ज़रूर है। लेकिन ये जो पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनमें एक चीज़ होती है, इसमें जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको क्विक रिवार्ड्स, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल गया या जितिन प्रसाद को मिल गया, ऐसा बड़ा रेयर होता है। पार्टी का एक अपना हायरार्किकल सिस्टम होता है। 20-25 साल से जो लोग, 30 साल से जो बैठे हुए होते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी होती है, और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस के जरिए उनको ज़्यादा पोजीशन मिल सकती है। लेकिन मोर और लेस पार्टी का एक अपना सिस्टम होता है। वो ऑटोनमी जो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलती थी, वो ऑटोनमी आपको मिल नहीं सकती। इस सारी चीज़ में ओवरलुक हो जाते हैं सुरजीत सिंह सलाथिया भी, और जम्मू का जो ब्रॉडर क्वेश्चन भी वो ये है। एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसी तरह से होता है। फैक्ट ऑफ द मैटर, आप इसको अच्छा माने या बुरा माने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट भी है, तो इनके अंदर जो मेंबरशिप है उसमें भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी होती है। तो लेजिस्लेचर में भी जो ज़्यादातर लोग जीत के आते हैं वो इस तरह से जीत के आते हैं कि उनमें भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी होती है। लेकिन जब पार्टी अपना कश्मीर में जो रिक्वायरमेंट्स एड्रेस करने के बाद जब जम्मू की तरफ देखती है, तो जम्मू में पार्टी जो है वो अकोमोडेट करती थी सेंटिमेंट किसका, जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया हैं जम्मू के, जैसे जम्मू है, कठुआ है, सांबा है, उधमपुर है, यानी कैबिनेट पोजीशन सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा एड्रेस करती थी। यानी कि जम्मू सूबा के अंदर, हम जम्मू प्रोविंस की ही बात कर रहे हैं, जम्मू सूबा के अंदर रजौरी, पुंछ या डोडा बदरवा और किश्तवाड़, रामबन, इन एरियाज़ को, जिसमें मुसलमान थोड़े अक्सरियत में, इन एरियाज़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो हमेशा फॉर ग्रांटेड ले लिया करती थी। ठीक है। अब पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि जो बीजेपी की ड्रिवन पॉलिसीज हैं उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर आपको जो अटेंशन है वो आपको कश्मीर की तरफ मिलती है।
कि भाई एनएसए भी कश्मीर जा रहे हैं, होम मिनिस्टर भी जाएंगे, पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भी सारे कश्मीर जाएंगे, सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल भी कश्मीर के लिए आएंगे, कोई मरकज से तकरीर होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर होगी, रियासी की लड़की बैठी होगी, वो कहेंगे कश्मीर की बेटी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादातर जो है वो जो आपका ईडीएम है वो सारा कश्मीर का वो होता है कि भाई आप कश्मीर को थोड़ा हमने एड्रेस करना है। तो आपकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कंफर्म्ड कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, उसको आप थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड आप ले लेते हैं, उसको आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम अगर आप इसका आंकलन करें पूरी तरह से, जो अभी राणा साहब कहते हैं कि जो एनसी में पॉसिबल नहीं था, सिचुएशन इज ऑन द कंट्रेरी, सिचुएशन इज ऑन द कंट्रेरी कि राणा साहब ही क्यों प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, कोई और क्यों नहीं, कोई रजौरी से क्यों नहीं, पुंछ से क्यों नहीं, बड़े बड़े पुराने लोग वहां पे बैठे हैं, वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, क्योंकि एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस जो है, एक जो उनकी लोकेशनल एडवांटेज जो है वो रिकग्नाइज होती थी। मुझे इस मौका के ऊपर याद आता है कि 96 के जब इलेक्शन हुए, एक पर्सनल उसमें एक एग्जांपल है। उस इलेक्शन में मेरे ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, वो 5वीं बार सीरीज में इलेक्शन जीत कर आए थे, 5th टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस में। जब गवर्नमेंट आई, फारूक साहब की, वो मिनिस्टर बनाने लगे, तो सुरजीत सिंह सलाथिया को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। बोधराज बाली, सुरजीत सिंह सलाथिया पहली बार इलेक्शन जीत कर आए थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। बोधराज बाली एमएलए थे ही नहीं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, फिर बाद में उनको एमएलसी बनाया। अजय सडोत्रा को मिनिस्टर बनाया, ठीक है। रजौरी में गए, वहां पे उनको मिनिस्टर बनाया ही नहीं, कि फॉर ग्रांटेड लिया। कहते कि जो जम्मू का एरिया जहाँ से वोट कम मिलता है, जहाँ से लोगों को ये ना महसूस हो जाए कि ये पता नहीं कोई मुसलमानों की सरकार बन गई है, तो यहाँ पे इनको हम बना देते हैं। कुछ देर के बाद वो शरीफ तारक साहब, वो भी बड़े दिग्गज लीडर थे, और निसार खान, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया। बाद में कुछ महीनों के लिए कैबिनेट में लेकर के उनको जब ड्रॉप कर दिया, सुरजीत सिंह सलाथिया को एलिवेट करके उनको तो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो सबसे की डिपार्टमेंट होता है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उनको दिया गया। उसके बाद की जो सरकारें आती हैं सारी, ये जो मैं अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूँ, उनको 2001 में जब इलेक्शन के नज़दीक जब पता चलने लगा ना कि वोट तो नहीं मिलना, वोट तो उधर ही से जाकर मिलना, तब उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर 6-6 साल यहाँ पे वो आराम से रहे, जो सलाथिया आज कहते हैं। मतलब अपने आप को इतना एक वो नहीं रिकग्नाइज करना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी जो प्रेस्टीज है, एस्टीम है, वो वहीं से बहाल होती है। ये क्रिबिंग करके उससे तो वो बहाल नहीं होती है, उसी से बहाल होती है। आप उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट देखें, उसमें जो है ये 14 लोग जो हैं, ये 4 जिलों से यहाँ पे मिनिस्टर थे, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट। मुफ्ती सईद की गवर्नमेंट में एवरी वन हु वाज एसोसिएटेड, रमन भल्ला मिनिस्टर थे, योगेश सानी मिनिस्टर थे, ये थे मूला राम मिनिस्टर थे। जम्मू जिला के अंदर जो भी आदमी कांग्रेस की टिकट के ऊपर जीत के आया हुआ था, ही वाज ए मिनिस्टर। कितने कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो यहाँ से थे। उधर से आप रजौरी पहुंच या उधर से आप सारा देख लें, वहां पे सिर्फ क्योंकि कोलिशन की मजबूरियों के चलते सिर्फ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बनाए हुए थे। जब गुलाम नबी आज़ाद आए, उन्होंने सबको, जो कैबिनेट को डाउन साइज कर दिया। जो मुफ्ती के टाइम उन 6 डिस्ट्रिक्ट से एक, देर वॉज ओनली वन कैबिनेट मिनिस्टर, मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम ऑल दोज एरियाज। गुलाम नबी आज़ाद ने उनको भी ड्रॉप करके, तो यहाँ से सारे लोग जो हैं वो, जो तभी कैचमेंट एरिया जिसको मैं बोलता हूँ, वहाँ से बनाए। तो वो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने ज़्यादा कोशिश की है जम्मू के उस सेंटिमेंट को एड्रेस करने के लिए, कि ताकि ऐसी गवर्नमेंट में ये फीलिंग ना हो कि ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वही सारा उसको एंटायरली एक ही डायरेक्शन में एड्रेस कर रही है। बीजेपी जब पावर की पोजीशन में आएगी, तो बीजेपी को कश्मीर को साथ लेकर चलना है, सारे सूबों को, सारी कम्युनिटीज़ को, सबको साथ लेकर चलना है। तो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो वो यहीं पे होगा, ठीक है ना। ज़्यादा जो सेंटिमेंट एड्रेस किया जाएगा, जैसे पिछले 2 साल में आप देख रहे हैं, तो वो वहीं पे किया जाएगा। तो इसलिए जम्मू के लिए जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जम्मू में 2 चीज़ें हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट, जो करने के लिए, आप पार्टी बदलने से, इस पार्टी में उस पार्टी में जाने से वो जम्मू को सारा उससे जवाब नहीं मिलता। जम्मू में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि जम्मू में हम सब लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जैसे पंजाब में अकालियों की पार्टी भी हो सकती है और वो नेशनलिस्ट भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठों की पार्टी भी हो सकती है, शिवसेना, लेकिन वो नेशनलिस्ट भी हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो है, एक नॉर्मल पॉलिटिक्स है, वो वहाँ पे हो सकती है। जम्मू कश्मीर में हमारे ऊपर, यहाँ पे जम्मू सूबा में ख़ास करके
हमारे ऊपर एक ये जिम्मेवारी आयद है कि हमने कश्मीर को यहाँ से या सेपरेटिज्म को या किसी और चीज़ को डिफेंड करना है। हम अपनी नॉर्मल पॉलिटिक्स जो अपनी ज़रूरियात की है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। हम एक रिएक्शन वाली पॉलिटिक्स यहाँ से सबसे ज़्यादा करते हैं। रिएक्शन की पॉलिटिक्स को के बजाय अगर हम अपना नरेटिव जो है पॉलिटिकल स्टोरी के अंदर हम इंजेक्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दैट्स नंबर वन। नंबर टू ये चीज़ है कि जम्मू एक इतना डाइवर्स रीजन है कि इसको आप कश्मीर की तरह रूरल अर्बन या इसका पहाड़ी या जो मैदानी या उस तरह से आप पूरा तो नहीं, या ये हिंदू मुस्लिम स्टोरी भी नहीं है यहाँ पे। आप इसको कास्ट कम्युनिटी के साथ भी नहीं देख सकते। यहाँ पे ज्योग्राफी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लैंग्वेज एथनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देवेंद्र सिंह राणा साहब के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये देख रहा था कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये डोगरों का सूबा है, ये डोगरों की रियासत है, ये डोगरों ने बनाई हुई है। यार जब डोगरे की रियासत बना रहे थे तो हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं गुजर हूं या कोई रजौरी में या पुंछ में या किश्तवाड़ में, तो वो क्या फेसबुक के ऊपर उसका लाइव देख रहे थे? वो शामिल नहीं थे। उनकी रियासत नहीं है, उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है रियासत बनाने में। तो जनरल जोरावर सिंह जब गए थे वहां पे तिब्बत में, तो ये फिर एक नैरेटिव आता कि राजपूतों ने सारी बनाई थी। तो जनरल जोरावर सिंह जब गए थे तिब्बत में, तो मैं तो बस्ती राम को गवर्नर बिठाकर गए थे वो यहाँ पे लद्दाख में। तो गिलगित बल्तिस्तान में कितने डोगरे गए थे, मुजफ्फराबाद में कितने गए थे, मीरपुर में कितने गए थे? डोगरे तो एक जनरल थे जो जिन्होंने रियासत तश्कील की, तो रियासत को बनाई तो लोगों ने मिलकर, सबने रियासत बनाई ना। आप एक जगह से लेकर पूरी रियासत को आप कैसे कंट्रोल कर सकते, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते? वो तो मिलकर सबने बनाई। आप हिस्ट्री का डोंट गो बाय द कवर ऑफ द बुक। बुक का कवर है, ये पीछे लगी है जम्मू फॉक्स, महाराजा गुलाब सिंह के बारे में। लेकिन जब किताब को अंदर पढ़ोगे आप जाकर, तब आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने मिलकर जो है वो रियासत की तश्कील दी। तो लिहाजा जम्मू का नरेटिव अगर बनाना है तो आपको अखनूर के बियॉन्ड भी रिकग्नाइज करना है वहां पे कौन लोग रहते हैं, और उधमपुर के बियॉन्ड भी आपको रिकग्नाइज करना है कि वो कौन लोग रहते हैं। तो इट हैज टू बी ए जम्मू नरेटिव। अगर आप इसको डोगरा तक रिस्ट्रिक्ट करोगे तो ये एक मैं एडवांस बता रहा हूं, क्योंकि एक कोहेसिव रिलेशन जो है सबके, बहुत बेहतर रिलेशन, यहाँ पे सिर्फ 60-70 साल की बात नहीं है, 200-250 साल से जो है बहुत बेहतर रिलेशनशिप यहाँ पे सारी कम्युनिटीज के बीच में रहे हैं। उन रिलेशनशिप को आज सेग्रीगेट करके एक कम्युनिटी को अलग करके बताया जा रहा है कि ये इसका नैरेटिव होगा। फिर आपको जम्मू के अंदर जो है वो सोशल और पॉलिटिकल चैलेंजेस जो हैं वो बनने पड़ेंगे। आप लाल सिंह एक आर्टिकुलेट लीडर हैं, डायनामिक हैं, हर जगह वो जाते हैं, सारा करते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि सिर्फ डोगरा स्वाभिमान, तो वो उनकी 2.5 इंच की मस्जिद बन जाती है जम्मू से लेकर कठुआ तक। क्योंकि जो एक पहाड़ी स्पीकिंग पर्सन है, आप रजौरी पुंछ में चले जाओ, सिराजी है, भद्रवाही है, किश्तवाड़ी है, वो भी अपनी आइडेंटिटी में, गुजर है, वो भी अपनी आइडेंटिटी में उतना ही प्राइड लेता है जितना आप डोगरा आइडेंटिटी में प्राइड लेते हो। और बल्कि वहां पे आपको बहुत बेहतर चीज आपको मिलेगी। उसी आइडेंटिटी के अंदर पहाड़ी स्पीकिंग में फॉर एग्जांपल वो हिंदू भी है और मुसलमान भी है। अपने घरों में उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी वो है, लेकिन जब आप कम्युनिटी लेवल के ऊपर आप देखोगे, रीजनल लेवल के ऊपर आप देखोगे, तो उनकी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी है, वो सुप्रीम हो जाती है। पॉलिटिक्स में उससे और बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। तो इन चीजों को, इन आइडेंटिटीज को, इन डिस्टिंक्शंस को जम्मू के अंदर जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक यही होता रहेगा कि जी ये चीज इस पार्टी में मुमकिन नहीं थी, आप उसमें मुमकिन करेंगे, ये उसमें मुमकिन नहीं थी तो आप इसमें मुमकिन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जफर चौधरी। लंबी बातचीत हुई और तफसील से बातचीत हुई जम्मू कश्मीर के नए सियासी हालात पर, और उम्मीद और तवक्का ये कि आपको सुनने को, सीखने को और समझने को बहुत कुछ मिला होगा।